हेलो फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सुन रहे हैं अग्नि प्रतिज्ञा, जिसमें आपने अब तक सुना कि अक्षत प्रतिज्ञा को लेकर घर वापस आ गया था। उसने उसे आउट हाउस में रोका हुआ था। सुबह प्रतिज्ञा को 2 नौकरों से पता चला कि अग्नि की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसे बहुत बुरा लगा। वो अग्नि को देखने के लिए मेंशन के अंदर गई, जहां उसकी टक्कर वीना जी से हो गई। एक बार फिर वीना जी ने उसको बेइज्जत कर दिया। अब आगे एपिसोड 32 से 35। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। प्रतिज्ञा चौंक जाती है और पलट कर देखती है। उनके सामने दादी जी खड़ी थी। दादी जी मुस्कुराते हुए प्रतिज्ञा को देखती हैं और कहती हैं, दादी सास हूँ तुम्हारी, पैर नहीं छूओगी। प्रतिज्ञा हैरान हो जाती है। उसे तो लगा था कि इस घर में कोई भी उसे पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि सबका रवैया उसके लिए वीना जी जैसा ही होगा। लेकिन दादी जी को ऐसा कहते देख प्रतिज्ञा के मन को थोड़ी तसल्ली मिली। उसने जल्दी से अपने दुपट्टे का एक छोर उठाया और अपने सिर पर रखते हुए झुककर दादी जी का आशीर्वाद लिया। दादी जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, हमेशा खुश रहो। प्रतिज्ञा खड़ी होती है और अपनी नजरें नीचे करके बस खड़ी रहती है। दादी जी मुस्कुराते हुए प्रतिज्ञा को देखती हैं और कहती हैं, जाओ जाकर नहा लो, ये खुशबू इतनी भी अच्छी नहीं है। प्रतिज्ञा समझ गई थी कि वो फिनाइल की खुशबू की बात कर रही हैं। वो हैरानी से उन्हें देखती है। दादी सास एक तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, वहां पर कपड़े हैं, जाकर नहा लो। प्रतिज्ञा हाँ में सिर हिलाती है। दादी जी धीरे धीरे कमरे से चली जाती हैं और कमरा बंद कर देती हैं। प्रतिज्ञा उनके बताए दिशा की तरफ जाती है। वहां पर बहुत बड़ी बड़ी अलमारियां रखी हुई थी, पर वो अग्नि के कमरे में उसकी किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती थी। लेकिन वो इस तरीके से फिनाइल में भी तो नहीं रह सकती थी। प्रतिज्ञा अपने ही ख्यालों में गुम थी। तभी सीमा उसके पीछे आती है और कहती है, मैडम आपको कुछ चाहिए क्या? सीमा को देखकर प्रतिज्ञा कहती है, जी, वो मुझे नहाना था, पर मेरे पास कपड़े नहीं हैं। सीमा ने एक नजर प्रतिज्ञा को देखा और फिर अफसोस के साथ कहा, मैडम हमारे पास भी सिर्फ यूनिफॉर्म ही है, वरना हम आपको अपने कपड़े देते थे। और आपके साथ घर वालों का रवैया जैसा है, आपके लिए किसी से कपड़े मांगेंगी तो उल्टा हमें ही सब बात सुननी पड़ेगी। प्रतिज्ञा ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। प्रतिज्ञा को ऐसे उदास देखकर सीमा को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, मैडम मैं सर की अलमारी में देखती हूँ, शायद वहाँ आपके पहनने के लिए कुछ मिल जाए। ऐसा कहते हुए सीमा अग्नि की अलमारी खोलती है। अलमारी खोलते ही वो हैरान हो जाती है, क्योंकि सामने ही उसे साड़ियाँ दिख गई थी। वो उसमें से एक साड़ी निकालती है। यह हल्के गुलाबी रंग की साड़ी थी, जिस पर छोटे छोटे सुनहरे रंग के फूल बने हुए थे। सीमा ने वो साड़ी प्रतिज्ञा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अरे मैडम ये लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मुझे तो अलमारी में ही साड़ी मिल गई। प्रतिज्ञा ने वो साड़ी अपने हाथ में ली और सोचने लगी, अग्नि के पास साड़ी क्या कर रही है। पर फिलहाल उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे सच में फिनाइल की स्मेल आ रही थी। उसे जल्द से जल्द नहाना था। सीमा उसे बाथरूम की तरफ ले जाती है और उसे शावर के बारे में बताकर वहां से चली जाती है। प्रतिज्ञा टैप ऑन करके बाल्टी में पानी भरती है और नहाने लगती है। प्रतिज्ञा नहाकर वो साड़ी पहन लेती है और बाथरूम से निकलकर सीधी ड्रेसिंग टेबल के पास आती है। सामने ही एक कंटेनर के अंदर उसे 2-4 कंघियां मिलती हैं। वो एक कंघी उठाती है और उसे उलट पलट कर देखने लगती है। अगर ये अग्नि की कंघी हुई और उसने इसे इस्तेमाल करने पर प्रतिज्ञा को डांट लगाई तो। ये सोचते हुए वो वापस उस कंघी को उसी जगह पर रख देती है जहां से उसने ली थी। प्रतिज्ञा वो गीला तौलिया, जिसे उसने बाथरूम में यूज किया था, उसी से अपने बालों को पोंछने लगती है। अग्नि इस समय अक्षत के साथ लाइब्रेरी में था। रोनित ने होटल में जाकर सबसे पूछताछ की, लेकिन किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। अग्नि को जब ये पता चला कि रोनित को अभी तक कुछ नहीं पता चला, तो उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अक्षत ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो कहा, अग्नि, इस बारे में बाद में बात करेंगे, तुम अभी जाओ आराम करो। रोनित कह रहा है ना कि वो अभी भी छानबीन कर रहा है, जल्दी कुछ पता चल जाएगा। अग्नि हाँ में सिर हिलाता है और धीरे से उठता है। वो धीरे कदमों से अपने कमरे की तरफ चल देता है। अग्नि अपने कमरे में जाता है और दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। ड्रेसिंग टेबल के सामने प्रतिज्ञा को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसके भौहें आपस में जुड़ जाते हैं। वो तेज कदमों से ड्रेसिंग टेबल के पास आता है।
शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब देखकर और उसे गुस्से में देखकर एक पल के लिए तो प्रतिज्ञा डर गई। उसने पलटकर पीछे देखा। अग्नि अब तक उसके पास आ गया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, किससे पूछकर तुमने इस साड़ी को हाथ लगाया? अग्नि को इस तरीके से गुस्से में बोलता देख प्रतिज्ञा कांप गई। उसकी आंखें भर आईं और उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, जी जी मैं जी जी। अग्नि ने गुस्से में कहा, उतारो ये साड़ी अभी। प्रतिज्ञा हैरान नजरों से अग्नि को देख रही थी। अग्नि ने जब देखा कि प्रतिज्ञा वैसे ही खड़ी है और कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर रही है, तो उसने आगे बढ़कर प्रतिज्ञा का आंचल खींच लिया। ऐसा होते ही प्रतिज्ञा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसने साड़ी को कसके अपने हाथ में पकड़ लिया। अग्नि ने गुस्से में कहा, मैंने कहा उतारो ये साड़ी। तुम ये साड़ी नहीं पहन सकती, उतारो इसे। प्रतिज्ञा ने साड़ी के एक हिस्से को कस के पकड़ते हुए अपने सीने से लगाते हुए रोते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं बदल रही हूँ ना। आप मुझे बाथरूम में तो जाने दीजिए, मैं बदल रही हूँ। पर अग्नि गुस्से में कुछ नहीं देख रहा था। वो लगातार उस साड़ी को खींचते हुए कह रहा था, उतारो इसे, अभी उतारो। तभी अग्नि के कानों में दादी जी की जोरदार आवाज आई, ये क्या हरकत है अग्नि? दादी जी की आवाज सुनकर अग्नि के हाथ रुक गए और उसने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा। प्रतिज्ञा ने भी रोते हुए दादी की तरफ देखा। दादी गुस्से में अग्नि की तरफ आती है और उससे कहती है, ये क्या हरकत है अग्नि? तुम उसकी साड़ी क्यों उतार रहे हो? अग्नि ने कहा, दादी, प्रतिज्ञा ये साड़ी नहीं पहन सकती। इसे कोई हक नहीं है ये साड़ी पहनने का। ये मेरी निशा की साड़ी है। ये साड़ी मैंने उसके लिए लाई थी। इसने किससे पूछकर ये साड़ी पहनी है? प्रतिज्ञा अपनी रोती हुई आंखों से अग्नि को देख रही थी। दादी गुस्से में आगे बढ़ती है और अग्नि के हाथ से आंचल खींचकर प्रतिज्ञा को देती है और कहती है, मुझे नहीं पता ये किसकी थी या फिर किसकी हो सकती थी, पर इस कमरे में प्रतिज्ञा तुम्हारी पत्नी है और इस कमरे में मौजूद हर चीज पर प्रतिज्ञा का उतना ही अधिकार है जितना कि तुम्हारा। अग्नि ने गुस्से के भाव से कहा, नहीं दादी, निशा के किसी भी सामान पर प्रतिज्ञा का कोई हक नहीं है, वो निशा का ही है। ऐसा कहते हुए अग्नि उस अलमारी की तरफ बढ़ता है। उसने वो पूरी अलमारी खोल दी। प्रतिज्ञा देखती है कि वहां पर रंग बिरंगी साड़ियां रखी हुई हैं, रंग बिरंगे सूट्स का कलेक्शन रखा हुआ है। नीचे की शेल्फ में रंग बिरंगे परफ्यूम की बोतलें थी, ज्वेलरी बॉक्स था और सबसे नीचे इतने सारे जूते, सैंडल और स्लीपर रखे हुए थे। अलमारी के एक कोने में मेकअप का सामान रखा हुआ था। अग्नि अलमारी को देखते हुए कहता है, मैंने ये सारा सामान बहुत प्यार से निशा के लिए लिया था। सोचा था जब वो इस कमरे में आएगी तो ये अलमारी उसके सामने सरप्राइज की तरह पेश करूंगा। वो एक परफ्यूम की बोतल उठाते हुए कहता है, ये देखिए, उसका फेवरेट परफ्यूम। और फिर एक फाउंडेशन की तरफ उंगली करते हुए कहता है, और ये उसका फेवरेट ब्रांड का मेकअप। मैंने उसकी जरूरत का हर सामान यहाँ रखा हुआ था। निशा मेरी जिंदगी में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी चीजों को भी किसी को दे दूंगा। प्रतिज्ञा को इस घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन निशा की किसी भी चीज पर उसका कोई अधिकार नहीं है। प्रतिज्ञा निराशा के साथ और हैरानी के साथ अग्नि और उस अलमारी को देख रही थी, जो उसने बहुत प्यार से निशा के लिए सजाया था। दादी ने एक गहरी सांस छोड़ी और कहा, ठीक है, तू इनमें से कुछ भी प्रतिज्ञा को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहता है ना, मत दे। मैं उसके लिए दूसरे कपड़े मंगवाती हूँ। दादी ने सीमा को आवाज दी। थोड़ी देर में सीमा आती है। दादी सीमा से कहती है, सीमा, मेरे कमरे में जाओ और मेरी अलमारी में एक पैकेट रखा हुआ है, उसे लेकर आओ। सीमा जल्दी से दादी के कमरे में जाती है और वो पैकेट लेकर आती है। दादी वो पैकेट प्रतिज्ञा को पकड़ाते हुए कहती हैं, जाओ, बदल कर आओ। प्रतिज्ञा दादी के हाथ से वो पैकेट लेती है और अपने आंसू पोंछते हुए बाथरूम में चली जाती है। 10 मिनट बाद प्रतिज्ञा वापस बाहर आती है। उसने एक नीले रंग का अनारकली सूट पहना हुआ था और उसके हाथ में वो साड़ी तह की हुई थी। प्रतिज्ञा ने उस साड़ी को ऐसे तह किया था जैसे कि वो पहले कभी पहनी ही नहीं गई थी। प्रतिज्ञा धीरे कदमों से चलकर अग्नि के पास आती है और उसकी तरफ वो साड़ी बढ़ा देती है। अग्नि उसके हाथ से वो साड़ी खींचता है और उसे अलमारी में फेंक देता है। अग्नि जल्दी से अलमारी का दरवाजा बंद करता है और एक ड्रॉवर से ताला निकालकर उस अलमारी को लॉक कर देता है। अग्नि बिना प्रतिज्ञा की तरफ देखे कहता है, रोनित से कह दूंगा वो तुम्हारे लिए सामान ला देगा। आज के बाद इस अलमारी को हाथ मत लगाना। ऐसा कहते हुए अग्नि कमरे से चला जाता है। प्रतिज्ञा खामोशी से वहीं खड़ी रहती है। दादी प्रतिज्ञा के पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, पुरानी रिश्तों की मिठास जाने में वक्त लगेगा, पर देखना एक दिन वो इस नए रिश्ते को भी अपना लेगा।
फिर दादी उस अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन इस कमरे में इन यादों के लिए भी कोई जगह नहीं होगी। प्रतिज्ञा ने धीरे से कहा, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। दादी जी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती हैं और वहां से चली जाती हैं। सीमा दादी को ले जाने में मदद करती है। दूसरी तरफ अक्षत और अग्नि कार में थे। रोनित ने उन्हें फोन करके बुलाया था। शायद उन्हें कोई प्रूफ मिला था, इसीलिए अग्नि बिना देर किए अक्षत के साथ निकल गया था। उनकी गाड़ी अग्नि की म्यूजिक कंपनी के बाहर आकर रुकती है। गार्ड दरवाजा खोलता है और अग्नि भागता हुआ अंदर जाता है। उसे जल्द से जल्द जानना था इन सब की वजह। अक्षत उसके पीछे आता है। वो अग्नि की बेचैनी अच्छे से समझ सकता है। अग्नि जैसे ही अपने केबिन में जाता है, रोनित सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप में कुछ कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर अग्नि पर गई, वो खड़ा होता है। अग्नि जल्दी से उसके पास आता है और कहता है, क्या पता चला? जल्दी बता। अक्षत भी उसकी दूसरी साइड आ जाता है। रोनित अग्नि की बेचैनी को अच्छी तरह से समझ सकता था, इसलिए उसने कहा, कुछ मिला है, तू बैठ, मैं बताता हूँ। ऐसा कहते हुए रोनित अपना लैपटॉप सामने लगी एलईडी स्क्रीन से कनेक्ट करता है। 5 मिनट बाद उस स्क्रीन पर एक फोटो चलने लगती है। ये उसी होटल की सीसीटीवी फुटेज थी। इतने बड़े होटल में 1000 से ज्यादा सीसीटीवी लगे हुए हैं, पर अग्नि किस सीसीटीवी में कैद होता है, ये पता करने में टाइम लग गया। एक फुटेज चलती है जिसमें उस कमरे के गलियारे को दिखाया गया था जहां पर अग्नि उस वक्त मौजूद था। रात को कॉरिडोर बिल्कुल सुनसान था। तभी वहां पर दो लोग एक इंसान को अपने कंधे पर सहारा देते हुए ला रहे थे। अग्नि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और अक्षत की आंखें हैरानी से छोटी हो गईं। उनमें से एक लड़का वही था जो उस बार में ड्रिंक कर रहा था और दूसरा शुभ था। शुभ को पहचानने में अग्नि कभी धोखा नहीं कर सकता था। यह शुभ ही था। शुभ को देखकर अग्नि की आंखें फटी की फटी रह गईं। रोनित ने कहा, मैंने पता करवाया है वहां के स्टाफ से, यह जो आदमी शुभ के साथ है, यह एक ड्रग्स डीलर है, पुलिस तलाश कर रही है इसे। अक्षत ने हैरानी से कहा, कोई इंसान नफरत में इतना अंधा हो जाता है कि सामने वाले इंसान को बर्बाद करने के लिए किस हद तक गिर जाता है। अग्नि की नसें गुस्से में फूल रही थीं और उसके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थीं। अग्नि की आंखों में खून उतर आया था। अग्नि ने पास में रखे कॉफी टेबल को जोर से लात मारी, जिससे वह कॉफी टेबल किसी दीवार से जा लगा और टूटकर चूर हो गया। दोनों को अंदाजा हो गया था कि अग्नि उस समय बहुत गुस्से में था। अग्नि टीवी स्क्रीन पर शुभ को देखते हुए बोला, आई हेट हिम भाई, आई हेट हिम। मैं इसे जान से मार दूंगा। इसने प्रोफेशनली दुश्मनी में आकर मेरी पर्सनल लाइफ को हार्म किया है। मैं इसे नरक के दर्शन करवा दूंगा भाई। मैं इससे नफरत करता हूँ। अक्षत अग्नि को शांत करने की कोशिश करते हुए पीछे खींचने लगा और बोला, अग्नि शांत हो जा। हम सब हैं ना, हम सब उसके खिलाफ केस लड़ेंगे। तू शांत हो जा। अग्नि ने गुस्से में भड़कते हुए कहा, कैसे शांत हो जाऊं भाई? इस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगर लड़ना ही था तो एक अच्छे सिंगर की तरह मुझसे सिंगिंग में मुकाबला करता, ना कि मुझे धोखे से ड्रग्स देता। सबका ध्यान फिर स्क्रीन की तरफ ही था। रोनित ने रिमोट उठाया और वीडियो को आगे फॉरवर्ड किया। रोनित ने वीडियो को 1 घंटे आगे फॉरवर्ड करके छोड़ दिया। कॉरिडोर अभी भी खाली था, क्योंकि रात का वक्त था। तभी वहां पर प्रतिज्ञा वेट्रेस की ड्रेस में आई। उसके हाथ में एक वाइपर था जिसमें पोछा लगा हुआ था। वह उसे पोछे से कॉरिडोर में पोछा लगाती हुई पीछे की तरफ आ रही थी। प्रतिज्ञा पोछा लगाते लगाते अग्नि के कमरे के दरवाजे तक आए और कमरे के दरवाजे के आसपास पोछा लगाने लगी, पर वह पोछा दरवाजे से टकरा गया और दरवाजा खुल गया। शायद जल्दबाजी में शुभ दरवाजा लगाना भूल गया था या जानबूझकर छोड़ गया था ताकि सुबह मीडिया वाले अंदर आ जाएं। दरवाजा खुला देख प्रतिज्ञा आसपास देखने लगी, पर जब उसे कोई नहीं दिखा तो उसने कमरे के बाहर दीवार के पास अपना पोछा रखा और कमरे का दरवाजा खींचकर बाहर से बंद कर दिया। प्रतिज्ञा जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी उसे कमरे से कोई आवाज आई। प्रतिज्ञा कान लगाकर सुनने लगी और आवाज दी, कोई है अंदर? कोई है क्या अंदर? स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि प्रतिज्ञा ने 2-3 बार दरवाजे को पीटा और आवाज भी दी, पर जब अंदर से सिर्फ आवाज ही आए और कोई बाहर नहीं आया, तो प्रतिज्ञा दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। उसके बाद रोनित टीवी बंद कर दिया और अक्षत और अग्नि की तरफ देखकर बोला, मैंने होटल स्टाफ से पता किया था। उन्होंने बताया कि अग्नि का कॉन्सर्ट था, इस वजह से फीमेल स्टाफ को भी नाइट शिफ्ट के लिए रोका गया था। और वह कमरा जहां पर अग्नि को ले जाया गया था, वह कमरा काफी वक्त से खाली था। प्रतिज्ञा गलती से उस तरफ गई थी। उसे लगा कि उस कमरे में कोई मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि यह कमरा ज्यादातर खाली ही रहता था।
उसे लगा शायद किसी को उसकी मदद की जरूरत है, इसीलिए वह अंदर गई थी। पर उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अग्नि की मुट्ठियां कसी हुई थीं। उसने सोफे पर जोर से लात मारी और रोनित को देखकर कहा, शुभ के खिलाफ लीगल एक्शन लो। मुझे वह बंदा सलाखों के पीछे चाहिए। रोनित ने गहरी सांस छोड़ी और कहा, शुभ इंडिया में नहीं है, दरअसल वह उस रात को ही साउथ अफ्रीका निकल गया था। अग्नि ने गुस्से में एक मुक्का सामने की दीवार पर मार दिया। अक्षत अग्नि को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अग्नि का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। अग्नि वहां से अपने केबिन में बने एक छोटे से काउंटर की तरफ गया और वहां से एक शराब की बोतल निकालकर उसे गिलास में डालकर एक साथ खत्म कर दिया। सबको पता चल गया था कि अग्नि अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा है। अक्षत ने फोन करके घर में बता दिया था कि वह अग्नि के साथ है और शायद आज वह दोनों घर नहीं आएंगे। अगले दिन सुबह सीमा ने प्रतिज्ञा को कुछ कपड़े लाकर दिए थे। दादी ने प्रतिज्ञा का रात का खाना उसके कमरे में ही भिजवा दिया था। क्योंकि अग्नि रात में घर नहीं आया था तो प्रतिज्ञा जमीन पर एक चादर बिछाकर सो गई थी। कल रात के साड़ी वाले घटना के बाद अब प्रतिज्ञा को अग्नि का कोई भी सामान हाथ लगाने से डर लग रहा था। सुबह प्रतिज्ञा जल्दी उठी और नहा धोकर कपड़े पहनकर तैयार हो गई। प्रतिज्ञा जल्दी से अपने बालों का एक जुड़ा बनाती है और उसके बाद वह कमरे से निकलने लगी, क्योंकि सारा दिन तो कमरे में नहीं बैठ सकती थी। वीना जी उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। अब ऐसे वह कमरे में बैठ जाएगी तो उन पर और गुस्सा करेगी। प्रतिज्ञा कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी वीना जी उसके सामने आ गईं। वीना जी को देखकर प्रतिज्ञा अपनी जगह पर रुक गई और अपना चेहरा झुका लिया। वीना जी गुस्से में प्रतिज्ञा के पास आई और ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, मेरे बेटे की जान लेना चाहती हो क्या? प्रतिज्ञा हैरान नजरों से वीना जी को देख रही थी और नामे सिर हिला रही थी। वीना जी अपनी आंखें बड़ी किए हुए बोली, तुम इस घर में अग्नि की पत्नी की हैसियत से रह रही हो ना? प्रतिज्ञा हाँ में सिर हिलाए। वीना जी ने आगे कहा, अगर पत्नी हो तो इतना नहीं जानती कि शादी के बाद बिना सिंदूर के नहीं निकलना चाहिए और तुम ऐसे ही बिना सिंदूर, बिना मंगलसूत्र, बिना चूड़ियों के घूम रही हो। प्रतिज्ञा ने धीरे से अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए डरी हुई आवाज में कहा, जी, वो मेरे पास सामान नहीं है और इन्होंने अलमारी में ताला लगा दिया है। वीना जी ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसे इस्तेमाल कर सकने की इतनी औकात नहीं रखती हो। प्रतिज्ञा का चेहरा झुका हुआ था। वीना जी ने कहा, यही रुको 2 मिनट। प्रतिज्ञा को वहां रोककर वीना जी अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। 5 मिनट बाद वीना जी वापस आई और प्रतिज्ञा के सामने एक बॉक्स बढ़ाते हुए बोली, ये लो और जाकर तैयार हो जाओ और हाँ, आज के बाद तुम्हें बिना सिंदूर के देखना। लून। प्रतिज्ञा ने वह बॉक्स लिया और जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई। वीना जी प्रतिज्ञा को पीछे से जाते हुए देख रही थी। बेवकूफ लड़की, पता नहीं कहां से हमारे गले में आ पड़ी है। प्रतिज्ञा कमरे में आए और ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर वह बॉक्स खोला। प्रतिज्ञा ने देखा उसमें एक छोटे से पैकेट में मंगलसूत्र रखा हुआ है। बिंदी के 2-3 पत्ते और एक सिंदूर की डिब्बी रखी हुई थी। यह सारा सामान अभी नया था, क्योंकि सारा सामान पैक था। प्रतिज्ञा ने सबसे पहले सिंदूर लिया और उसका पैकेट खोलते हुए उसमें से एक चुटकी सिंदूर लेकर अपनी पूरी मांग में भर लिया। उसने मंगलसूत्र को पैकेट से निकाला और अपने गले में पहन लिया। फिर उसने बिंदी के पैकेट में से एक बिंदी निकाली और उसे अपने माथे पर लगा लिया। प्रतिज्ञा को कभी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ी। उसका गोल छोटा सा चेहरा और उसकी सादगी में ही उसकी खूबसूरती थी। गालों पर प्राकृतिक ब्लश और होंठ नेचुरल चेरी रेड। बस सिंदूर और बिंदी से प्रतिज्ञा की खूबसूरती में 4 चांद लग गए। उसने शीशे में खुद को निहारा। अचानक से प्रतिज्ञा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। अग्नि की जिंदगी में आने के बाद यह पहली बार था जब प्रतिज्ञा मुस्कुरा रही थी। प्रतिज्ञा खुद को निहारते हुए मुस्कुराने में लगी हुई थी। तभी उसके कानों में वीना जी की दमदार आवाज आई, अगर सजना सवरना हो गया हो तो बाहर भी आओ लाडो रानी। प्रतिज्ञा के हाथों से वह डिब्बा गिरते गिरते बचा। उसने पलटकर देखा, दरवाजा बंद था और वीना जी दरवाजे के बाहर खड़ी थी। प्रतिज्ञा ने जल्दी से वह श्रृंगार ड्रेसिंग टेबल पर रखा और भागकर जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर वीना जी अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ी थी। जैसे ही प्रतिज्ञा बाहर आए, वह प्रतिज्ञा को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। प्रतिज्ञा ने अपनी नजरें नीचे झुका रखी थी। वीना जी ने कहा, ठीक लग रही हो, अब चलो नीचे। प्रतिज्ञा अपना दुपट्टा सही करते हुए वीना जी के पीछे पीछे चल दी। वीना जी प्रतिज्ञा को लेकर नीचे हॉल में आई जहां पर रेखा जी चाय पी रही थी। वीना जी प्रतिज्ञा को लेकर रेखा जी के पास आई और सोफे पर उनके बगल में बैठ गईं। प्रतिज्ञा वहीं खड़ी रही।
वीना जी रेखा जी को देखकर बोली, बताइए जी क्या करना है। रेखा जी ने एक नजर प्रतिज्ञा को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, करना क्या है, बोलो इसे। रसोई में जाए, सबके लिए खाना बनाए। वीना जी ने प्रतिज्ञा को घूर कर देखा और कहा, खाना बनाना आता है। प्रतिज्ञा ने नजरें नीचे करते हुए हाँ में सिर हिलाया। वीना जी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, तो जाओ सबके लिए खाना बनाओ। रसोई उस तरफ है। प्रतिज्ञा उनकी बताई दिशा की तरफ बढ़ने लगी। वह 2-4 कदम ही आगे बढ़ी थी कि तभी वीना जी ने फिर से कहा, रुको। प्रतिज्ञा रुक गई और वापस पलटकर वीना जी को देखने लगी। वीना जी अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए बोली, तुम्हें पता है बनाना क्या है। प्रतिज्ञा ने धीरे से ना में सिर हिलाया, तो वीना जी बोली, तो पूछो ना। प्रतिज्ञा अपनी दोनों उंगलियां आपस में उलझाते हुए बोली, जी, खाने में क्या बनाना है। वीना जी और रेखा जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं और फिर प्रतिज्ञा को देखकर बोली, सबसे पहले दादी का खाना बनता है। उनकी उम्र हो गई है तो उनके लिए हैवी दवाइयाँ चलती हैं, इसीलिए उन्हें हमेशा सादा खाना ही देते हैं, जैसे खिचड़ी, दलिया या फिर बिना मसाले का कोई भी खाना। प्रतिज्ञा हाँ में सिर हिलाई। वीना जी आगे बोली, अग्नि के पापा को शुगर है, इसलिए मीठा तो उन्हें देना ही नहीं है और हाँ, उनके किसी भी खाने में आलू नहीं डाला जाता है, इससे उनका शुगर बढ़ता है, तो उनके लिए बिना आलू की सब्जी। अग्नि अपनी डाइट को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए उसके लिए हमेशा डाइट कंट्रोल फूड ही बनता है। अक्षत की खाने में कोई चॉइस नहीं है, फिर भी तुम पहली बार खाना बना रही हो तो उसके लिए मटर पनीर बना देना। और जहाँ तक बात रही मेरी और जीजी की तो तुम हम दोनों के लिए दाल और कोई एक सब्जी बना देना। और हाँ, घर में सब रोटियां खाते हैं तो चावल मत बनाना। बाप रे, सबकी खाने के लिए अलग अलग फरमाइश है। प्रतिज्ञा हैरान नजरों से सबको देख रही थी। तो वीना जी ने अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए कहा, क्या हुआ, बना लोगी ना। प्रतिज्ञा ने भी अपने चेहरे पर छोटी सी मुस्कान लिए हाँ में सिर हिलाया। प्रतिज्ञा जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी दादी जी बोली, और इन सब के अलावा एक मीठा भी बनाना है। प्रतिज्ञा रुक गई तो दादी जी अपने कमरे से आते हुए बोली, बेटा, जब बहू पहली बार आती है तो पहली रसोई में मीठा बनाती है, तुम मीठा जरूर बनाना। प्रतिज्ञा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाए और रसोई की तरफ चली गई। दादी जी को लगा शायद सीमा प्रतिज्ञा की मदद करेगी और घर में और भी तो नौकर हैं, वह सब प्रतिज्ञा की यह सारा खाना बनाने में मदद करेंगे, पर जैसे ही प्रतिज्ञा रसोई में पहुंची तो इतना बड़ा किचन अकेले उसका स्वागत कर रहा था। रेखा जी ने पहले ही सारे नौकरों को भेज दिया था। एक तरफ टेबल पर खाने पीने की सारी चीजें रखी हुई थी, फ्रिज में सब्जियां रखी हुई थी और बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे। प्रतिज्ञा को पता चल गया था कि उसे सारा खाना अकेले ही बनाना है। उसने एक एक कदम रसोई के अंदर रखे और हर चीज को ऑब्जर्व करने लगी। प्रतिज्ञा ने गहरी सांस छोड़ी और अपने दुपट्टे को कमर से बांधा। वह बर्तनों के पास जाकर एक एक करके बर्तन देखती रही और फिर अलमारी के पास जाकर एक एक करके उनमें मसाले और बाकी का सामान देखती रही। 10 मिनट में प्रतिज्ञा ने यह देख लिया था कि रसोई में कौन सा सामान कहाँ रखा है। बस फिर क्या था, प्रतिज्ञा ने कमर कसी और एक एक कर अपनी सास के हुक्म का पालन करने लगी। प्रतिज्ञा के हाथ नॉन स्टॉप चल रहे थे, क्योंकि दादी ने उसे मीठा बनाने के लिए कहा था, तो उसने मोतीचूर के लड्डू बनाकर रखे थे। उसने मोतीचूर के लड्डू को सेट होने के लिए खिड़की के पास एक कुर्सी पर रख दिए और काउंटर पर जाकर आटा लगाने लगी। तभी प्रतिज्ञा को खिड़की के पास से कुछ आवाज आती है। क्या बात है, प्रतिज्ञा चौंक कर उधर देखती है, पर वहां कोई नहीं था। वह फिर अपना पूरा ध्यान आटे पर लगाती है, लेकिन उसे वह आवाज फिर से सुनाई देती है। प्रतिज्ञा एक बार फिर चौंक जाती है। खिड़की खुली हुई थी। प्रतिज्ञा को लगा शायद कोई बिल्ली अंदर आ गई हो, अगर ऐसा हुआ तो सारे लड्डुओं को खराब कर देगी। प्रतिज्ञा जल्दी से धीरे कदमों से उस तरफ जाती है ताकि वह बिल्ली को भगा सके, लेकिन तभी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि टेबल के पीछे से एक छोटा सा हाथ लड्डू की थाली पर आता है और एक लड्डू उठाकर फिर से टेबल के नीचे दुबक जाता है। यह होते ही प्रतिज्ञा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। प्रतिज्ञा उस टेबल के पास थोड़ी दूरी पर आकर खड़ी हो गई और ध्यान से देखने लगी और सोचने लगी कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं देखा। तभी फिर से वह छोटा सा हाथ टेबल के नीचे से आता है और एक और लड्डू लेकर टेबल के नीचे चला जाता है। प्रतिज्ञा पूरी तरह से श्योर हो गई थी कि उसने कुछ गलत नहीं देखा। यहाँ पर कोई छोटा सा चोर बैठा हुआ है जो लड्डू चुरा रहा है। प्रतिज्ञा अब लड्डुओं के बिल्कुल पास चली गई और जैसे ही इस बार वह छोटे से हाथ लड्डू की थाली पर आते हैं, प्रतिज्ञा उस हाथ को पकड़ लेती है। ऐसा होते ही उस चोर की तो हालत खराब हो जाती है।
प्रतिज्ञा उस हाथ को पकड़े हुए अपने घुटनों के बल नीचे बैठती है तो देखती है टेबल के नीचे पीहू बैठी हुई है। पोल्का डॉट वाली फ्रॉक पहने, अपनी आंखों में मोटे मोटे काजल लगाए, सिर में एक बाबी डॉल वाली हेयर बैंड लगाए वह अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से प्रतिज्ञा को देख रही थी। प्रतिज्ञा ने पीहू को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इतनी छोटी और क्यूट चोर को कैसे डांटने का मन करेगा किसी का। प्रतिज्ञा ने कहा, अच्छा तो आप हैं जो यहाँ चोरी कर रही हैं। पीहू ने टिमटिमाती आंखों से प्रतिज्ञा को देखा और कहा, नहीं मैं चोरी नहीं कर रही हूँ। चोरी तो दूसरों के घर में करते हैं, मैं तो अपने घर में हूँ। अपने घर में कोई चोरी थोड़ी करता है। प्रतिज्ञा के चेहरे पर पहली बार खुलकर मुस्कान आई थी, वह भी पीहू की वजह से। उसने पीहू को टेबल के नीचे से निकाला और टेबल के ऊपर बैठाते हुए कहा, अच्छा तो अपने घर में कोई चोरी नहीं करता है, लेकिन बिना बताए कोई भी सामान लेना तो चोरी होता है। पीहू ने हल्के गुस्से में अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर रखा और अपने नन्हे नन्हे पैरों को झुलाते हुए प्रतिज्ञा को देखकर एक गुस्से के भाव से कहा, मैंने कहा ना मैंने चोरी नहीं की। ये लड्डू मैं अपने लिए थोड़ी ना ले रही थी, मैं तो अपने दोस्तों के लिए ले रही थी। अरे वो जो घर में छपाई करती है ना आंटी, उनकी बेटी है, और जो गली में छपाई करती है उनका बेटा है। हमारे गेट पर जो अंकल रहते हैं उनका पोता है। वो सब मेरे दोस्त हैं और सब घर के पीछे वाले हिस्से की तरफ सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं। उन लोगों को इधर आने की परमिशन नहीं है, इसीलिए मैं छुपते छुपाते उनके पास जाती हूँ खेलने, और ये मैं उन्हीं के लिए ले जा रही थी। प्रतिज्ञा ने पीहू को देखा और कहा, तो आप अपने दोस्तों के लिए ये ले जा रही हैं? अच्छा मुझे बताया आप लेकर कैसे जाएंगी इन्हें? प्रतिज्ञा के यह कहने पर पीहू ने अपने दोनों हाथ सामने किए और कहा, हाथों से। प्रतिज्ञा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो आप अपने इन छोटे छोटे हाथों से कितने लड्डू ले जाएंगी? पीहू ने अपने दोनों हाथों को एक एक करके देखा और मुंह बनाते हुए कहा, बस 2 लड्डू। पीहू के यह कहने पर प्रतिज्ञा मुस्कुराने लगी और उसने कहा, 2 लड्डू से हो जाएगा। पीहू अपने उदास और मासूम चेहरे के साथ ना में सिर हिलाती और कहती है, नहीं कम से कम 5 तो चाहिए। प्रतिज्ञा मुस्कुराते हुए पीहू को देख रही थी, फिर उसने एक नजर किचन में इधर उधर नजर दौड़ाई, तभी उसे किचन के कोने में कुछ व्हाइट कंटेनर दिखे। वह जल्दी से वहां जाती है और एक कंटेनर और ढक्कन लेकर आती है। वह उनमें 5-7 लड्डू रखती है और ढक्कन लगाकर पीहू को देती है और कहती है, ये लो अब तुम सारे लड्डू आराम से ले जाओ और अपने दोस्तों के साथ मजे से खाओ। पीहू खुश हो जाती है और वह डिब्बा लेती है और खुश होते हुए कहती है, थैंक यू आंटी आप तो बहुत अच्छी हैं। पीहू को खुश होते देख प्रतिज्ञा भी मुस्कुराने लगती है। इस पूरे घर में अब प्रतिज्ञा सिर्फ पीहू की वजह से ही खुलकर मुस्कुरा रही थी और वह पीहू से ही खुलकर बात कर रही थी। प्रतिज्ञा पीहू से कहती है, अच्छा यह बताओ आप किचन में क्यों आई? किसने आपको आने दिया किचन में? पीहू प्रतिज्ञा को देखकर आंखें टिमटिमाते हुए कहती है, मैं तो छुपते हुए आई हूँ यहाँ पर चुड़ैल देखने। प्रतिज्ञा हैरान रह जाती है और कहती है, चुड़ैल? कौन चुड़ैल? पीहू भी किचन में इधर उधर नजर दौड़ाते हुए कहती है, पता नहीं मुझे तो अभी तक दिखी ही नहीं। पर मेरी दादी बता रही थी कि जब से वह चुड़ैल इस घर में आई है, इस घर की खुशियां खा गई है। पीहू के यह कहने पर प्रतिज्ञा का चेहरा, जो अब तक पीहू की वजह से खिला हुआ था, वह मुरझा गया और उसने धीरे से अपना चेहरा नीचे कर लिया। पीहू ने प्रतिज्ञा से कहा, आंटी आपने चुड़ैल को देखा क्या? मुझे भी देखना है चुड़ैल कैसी दिखती है। प्रतिज्ञा ने धीरे से अपना चेहरा पीहू की तरफ किया और कहा, आपकी दादी मेरे बारे में बात कर रही थी। प्रतिज्ञा के मुंह से यह सुनकर पीहू हैरान हो जाती है और एक हंसी के साथ कहती है, अरे आंटी आप मजाक कर रही हैं ना, आप चुड़ैल थोड़ी ना हैं, आप तो एंजल हैं। प्रतिज्ञा एक फीकी मुस्कान के साथ कहती है, आप बहुत प्यारी हैं। पीहू प्रतिज्ञा को देखकर एक लंबी सी मुस्कान के साथ कहती है, और आप भी बहुत अच्छी हैं। मैं अपनी दादी से कहूंगी कि वह आपको चुड़ैल नहीं बोले। आप चुड़ैल नहीं हैं, आप तो बहुत अच्छी आंटी हैं। प्रतिज्ञा मुस्कुरा देती है और वह पीहू को गोद में उठाकर नीचे जमीन पर खड़ा कर देती है और उसके हाथ में वह लड्डू का डिब्बा पकड़ा देती है। पीहू वह डिब्बा लेती है और मुस्कुराते हुए प्रतिज्ञा को देखकर किचन से चली जाती है। प्रतिज्ञा ने अकेले ही सारा खाना बनाया था। उसने वीणा जी के कहे अनुसार सबके लिए अलग अलग पसंद का खाना बनाया था। वीणा जी किचन के दरवाजे पर आती हैं। वह देखती है कि प्रतिज्ञा रोटियां सेंक रही थी। उन्होंने एक सख्त भाव से कहा, आज की तारीख में हम सबको कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? प्रतिज्ञा ने घबराई नजरों से वीणा जी की तरफ देखा और मरी हुई आवाज में कहा, जी बस हो गया, मैं ला रही हूँ। वीणा जी ने घूरते हुए कहा, जल्दी लाओ। प्रतिज्ञा ने फटाफट से रोटी को कढ़ाई में रखा और एक एक करके सारा खाना बाहर डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी।
तभी बाहर से गाड़ियां रुकने की आवाज आती है। अक्षत, अग्नि और रौनक तीनों एक साथ घर के अंदर आते हैं। प्रतिज्ञा डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी और सीमा उसकी मदद कर रही थी। वीना जी, रेखा जी और दादी तीनों सोफे पर बैठी थी। अग्नि को आया देख रेखा चाची सोफे से खड़ी होती है और प्यार से कहती है, बेटा तुम आ गए, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, खाना बस लग गया है। अग्नि एक नजर डाइनिंग टेबल की तरफ देखता है जहां पर प्रतिज्ञा धीरे धीरे प्लेट लगाते हुए एक नजर उसे देखती है और फिर प्लेट को देखने लगती है। अग्नि वहां से सीधे कमरे की तरफ चल देता है। अक्षत भी अपने कमरे की तरफ चला जाता है और रोनित भी रूम की तरफ चला जाता है। रोनित अक्सर यहाँ रुका करता था तो उसका पर्सनल कमरा भी था यहाँ पर, क्योंकि रोनित को सब घर का सदस्य ही मानते थे। अक्षत, रोनित और अग्नि तीनों आते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। दादी भी आकर घर की मुखिया की कुर्सी पर बैठ जाती है। अक्षत के बगल में एक क्यूट बाबी डॉल वाली चेयर थी, जिस पर पीहू मस्ती से आकर बैठती है और अपने पैर लटकाते हुए प्रतिज्ञा को देख रही थी। प्रतिज्ञा भी टेबल पर खाना सर्व करते हुए पीहू को देख देख कर मुस्कुरा रही थी। सब लोग एक एक करके डाइनिंग टेबल पर आते हैं। सीमा और प्रतिज्ञा डिशेस को एक एक करके प्लेट में रखने वाले होते हैं। अग्नि आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अग्नि के चेहरे पर वह पहले वाली मासूमियत नहीं थी। वीना जी और दादी यह बात अच्छी तरह से नोटिस कर सकते थे कि अब उनका चुलबुला सा अग्नि कहीं खो गया है और अब उसके चेहरे पर एक सख्ती और गंभीरता है। सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लग चुका था। दादी ने कहा, प्रतिज्ञा तुमने मीठा बनाया है ना, सबसे पहले मीठा दो। प्रतिज्ञा हाँ में सिर हिलाती है और जल्दी से मोतीचूर की थाल उठाती है। वह सबके प्लेट पर एक एक लड्डू रख रही होती है। बस दादी और मोहन जी को मीठा मना था, इसीलिए प्रतिज्ञा ने उनकी प्लेट पर कोई लड्डू नहीं रखा। अक्षत और रोनित को देने के बाद प्रतिज्ञा जैसे ही अग्नि की तरफ आती है और उसके प्लेट की तरफ लड्डू रखने के लिए बढ़ती है, अग्नि उसे अपना हाथ दिखाकर रोक देता है। प्रतिज्ञा का मन तो वैसे ही घबरा रहा था, पर उसे अब और घबराहट होने लगी। अग्नि ने खुद ही अपने हाथ से उसकी प्लेट से लड्डू लेकर अपनी प्लेट में रख लिया। वीना जी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और रेखा जी भी उन्हें देखकर हंसने लगी। सीमा बाकी का नाश्ता लोगों की प्लेट में सर्व कर रही थी। प्रतिज्ञा ने एक बाउल लिया और उसका ढक्कन हटाकर मोहन जी और दादी के पास आने लगी। वीना जी ने जब यह देखा तो उनकी आंखें बड़ी हो गईं। उन्होंने हैरानी से कहा, रुको। प्रतिज्ञा वहीं रुक गई। वो हैरानी से वीना जी की तरफ देख रही थी तो वीना जी ने सख्त भाव से कहा, मैंने कहा ना तुम्हें कि दादी की दवाइयां चलती हैं, इसलिए उन्हें मीठा नहीं देना है और अग्नि के पापा को भी शुगर है, उन्हें भी मीठा मना है, तो तुम उन्हें मीठा क्यों दे रही हो? प्रतिज्ञा ने घबराए आवाज में कहा, जी वो यह मीठा मीठा नहीं है। दादी, मोहन जी और सभी हैरान हो गए। वीना जी ने कहा, मीठा नहीं है? दिखने में तो गाजर का हलवा लग रहा है, तो मीठा कैसे नहीं है? प्रतिज्ञा ने मरी हुई आवाज में कहा, गाजर का हलवा है पर मीठा नहीं है। वह सब के लिए मीठा बना था तो दादी और पापा जी के लिए कैसे नहीं बनाती? तो इसलिए मैंने गाजर का हलवा बनाया है, पर मैंने इसमें मीठा नहीं डाला है। रेखा जी ने मजे लेते हुए कहा, गाजर का हलवा मीठा नहीं तो क्या नमकीन है? मीठा नहीं डाला है तो क्या नमक डाला है? प्रतिज्ञा ने घबराते हुए कहा, नमक नहीं डाला है इसमें, मीठे के लिए मैंने आम डाला है। हलवे को मीठा बनाने के लिए हलवा बन जाने के बाद ऊपर से मीठे आम को घिसकर डालने से उसमें मिठास आ जाती है। मोहन जी हैरान होते हुए प्रतिज्ञा को देखते हैं और कहते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है? मुझे तो पता ही नहीं था। अरे पिछले 5 साल से शुगर है मुझे। मीठा खाना तो दूर सूंघना तक नसीब नहीं होता। लाओ लाओ जल्दी लाओ। प्रतिज्ञा के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ जाती है। वह मोहन जी के प्लेट में हलवा सर्व करती है और दादी को भी देती है। वे दोनों उस हलवे को खाते हैं और अद्भुत स्वादिष्ट के साथ कहते हैं, वाह क्या हलवा बना है। गाजर के साथ साथ आम का भी स्वाद आ रहा है और मीठे का तो पता ही नहीं चल रहा है। दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं, कितने समय बाद मीठा खाने को मिला है। ऐसे भी हलवा बनता है, आज तक पता ही नहीं था। प्रतिज्ञा बेटा बहुत अच्छा हलवा बना है। अक्षत कहता है, मोतीचूर के लड्डू भी अच्छे बने हैं। पीहू ने खाते हुए कहती है, पापा मैं 2 खाऊंगी। पीहू की बात से सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मोहन जी ने इतना सारा खाना देखते हुए कहा, इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी? दादी ने कहा, प्रतिज्ञा की पहली रसोई की रस्म है, इसीलिए बनाया है। तेरी घरवाली ने सबकी पसंद बताई है उसे। मोहन जी ने घूर कर वीना जी को देखा तो वीना जी चुपचाप अपना नाश्ता करते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ? यह किसी होटल में यही सब काम तो करती थी।
घर पर 4 लोगों का खाना बना दिया तो कौन सी बड़ी बात है। वीना जी के यह कहने पर अग्नि के जो हाथ खाना खा रहे थे वह अचानक से रुक गए। अक्षत ने जब यह देखा तो माहौल को बदलने के लिए उसने बात ही बदल दी। उसने प्रतिज्ञा को देखकर कहा, प्रतिज्ञा अब तुम यही रहोगी इसी घर में। तो जाहिर सी बात है हम सब तुम्हें जानना चाहते हैं। देखो हम जो भी लोग हैं तुम्हारे सामने ही हैं और तुम शायद सबको जानती भी हो। पर हम तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानते। बताओ ना कुछ अपने बारे में। प्रतिज्ञा धीरे से कहती है, जी मैं क्या बताऊं। प्रतिज्ञा धीरे से कहती है, जी मेरा कोई भी नहीं है। मेरा बचपन अनाथ आश्रम में गुजरा है। अक्षत ने कहा, अरे यही बताओ कहाँ से आए हो, कहाँ रहती हो, तुम्हारा घर परिवार कौन है, माँ बाप कहाँ रहते हैं, अपने बारे में सब कुछ। प्रतिज्ञा ने धीरे से कहा, जी मेरा कोई भी नहीं है। मेरा बचपन अनाथ आश्रम में गुजरा है। प्रतिज्ञा के यह कहते ही सबके हाथ रुक गए थे और सब हैरानी से उसे देखने लगे। वीना जी ने हैरानी से कहा, क्या तुम अनाथ हो? तुम्हें यह तक नहीं पता कि तुम्हारा घर परिवार कहाँ है? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुम किस खानदान से हो? वीना जी के ऐसा कहने पर प्रतिज्ञा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से अपना चेहरा ना में हिलाया। दादी ने वीना जी को शांत करते हुए कहा, वीना शांत हो जाओ। अग्नि ने भी अपनी नजरें उठाकर प्रतिज्ञा को देखा। प्रतिज्ञा की आंखों में आंसू थे। अग्नि ने अपने हाथ में लिए निवाले को वापस प्लेट में रखते हुए कहा, क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि इसका खानदान क्या है? जहां तक मुझे पता है यह अब सबरवाल है और आगे भी सबरवाल ही रहेगी। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस खानदान से है या नहीं है, बल्कि यह जो है उससे फर्क पड़ता है। अग्नि की बात ने प्रतिज्ञा को थोड़ी सी तसल्ली दी। वीना जी गुस्से में प्रतिज्ञा को देखती रहीं, पर कुछ कह नहीं पाई क्योंकि अग्नि ने उन्हें कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। अक्षत ने प्रतिज्ञा की तरफ देखा और कहा, वैसे प्रतिज्ञा, जानकर दुख हुआ कि तुम अनाथ हो, पर मैंने तो सुना है कि तुम्हारा एक भाई है जो अपाहिज है। अगर तुम अनाथ हो तो तुम्हारा भाई कहाँ से आया? प्रतिज्ञा ने धीरे से कहा, जी वह भी मेरे साथ इस अनाथ आश्रम में रहते थे। अनाथ आश्रम वाले किसी भी बच्चे को सिर्फ 18 साल तक ही अनाथ आश्रम में रखते हैं। उसके बाद उन्हें कोई छोटी मोटी नौकरी दे देते हैं और कहीं किराए पर घर भी। जब मैं अनाथ आश्रम में रहती थी तो मेरा भाई अर्जुन बहुत छोटा था और उसके माता पिता के मरने के बाद जब उसे अनाथ आश्रम में छोड़ा गया तो वह अकेले में बहुत रोया करता था। इसीलिए मैंने उससे दोस्ती की, उसके साथ बातचीत की। वह धीरे धीरे मेरे साथ कंफर्टेबल होने लगा, मुझसे बातें करने लगा। एक बार अनाथ आश्रम के कुछ बच्चों ने मुझे परेशान करने के लिए मुझे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता था। जब अर्जुन को यह बात पता चली तो उसने उन बच्चों के साथ झगड़ा कर लिया। वे सभी बड़े लड़के थे और सभी अर्जुन से ताकतवर भी थे। उन्होंने अर्जुन को अनाथ आश्रम की बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। अर्जुन को कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। अर्जुन की यह हालत मेरी वजह से हुई। यह जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। इसीलिए जब मुझे अनाथ आश्रम से भेजा जा रहा था तो मैं अर्जुन को अपने साथ ले आई। वह मुझे दीदी कहता है और इतनी बड़ी दुनिया में मुझे भी एक भाई मिल गया। प्रतिज्ञा की बातें सुनकर सब दंग रह गए। वीना जी ने व्यंग्य से कहा, खुद के रहने का ठिकाना नहीं है और एक अपाहिज भाई को और साथ में बांध लिया। दादी ने वीना जी को डांटते हुए कहा, वीना शांत हो जाओ। दादी की बात सुनकर वीना जी शांत हो गईं। अक्षत ने प्रतिज्ञा से कहा, तो तुम्हारा भाई अभी कहाँ है? प्रतिज्ञा ने कहा, जी वह गंगा चैरिटेबल हॉस्पिटल में। उसके पैर में रॉड लगी है। ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे। आधा पैसा हॉस्पिटल वाले दे रहे थे और आधा मैं दे रही थी। आखिर उसकी ऐसी हालत हुई भी तो मेरी वजह से ही है। प्रतिज्ञा यह बोलकर चुप हो गई। सबको बहुत दुख हुआ था, शायद सबको नहीं हुआ था। वीना जी और रेखा जी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और अग्नि चुपचाप अपना खाना खाते हुए यह सब सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सभी ने अपना खाना खा लिया। उसके बाद मोहन जी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और प्रतिज्ञा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो बेटा, आपकी पहली रसोई का इनाम। प्रतिज्ञा ने पहले तो ना में सिर हिलाया, लेकिन मोहन जी ने कहा कि यह शगुन होता है। प्रतिज्ञा ने धीरे से हाथ बढ़ाकर वे पैसे ले लिए। दादी ने भी प्रतिज्ञा के हाथों में पैसे रखे। अक्षत ने भी पैसों का लिफाफा प्रतिज्ञा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये मेरी तरफ से और अर्जुन के इलाज की बात जिस डॉक्टर से चल रही है, तुम मुझे उनका नंबर देना, मैं बात कर लूंगा। रोनित मजे से लड्डू खाते हुए कह रहा था, भाभी मैं कुछ लाया नहीं हूँ, सॉरी, लेकिन आई प्रॉमिस मैं बहुत जल्दी आपको बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा।
प्रतिज्ञा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। लेकिन अग्नि के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने चुपचाप खाना खाया, हाथ धोया और उठकर चला गया। उसने एक नजर प्रतिज्ञा को देखा भी नहीं। वीना जी और रेखा जी दोनों ने खाना तो भरपेट खाया और उन्हें पसंद भी आया, पर उन दोनों ने प्रतिज्ञा की तारीफ में कुछ भी नहीं कहा और ना ही उसे शगुन दिया। वो दोनों चुपचाप उठी और कमरे में चली गईं। सारे परिवार ने जब खाना खा लिया, तो प्रतिज्ञा ने सीमा की मदद से बाकी का सामान वापस किचन में रखवाया। प्रतिज्ञा ने सोचा कि वह भी थोड़ा सा कुछ खा ले। उसने कल रात भी थोड़ा सा ही खाया था। यही सोचकर वह रसोई की तरफ गई, पर वहां जाते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। सारे पतीले, सारे बर्तन और सारे बागोन सब खाली थे। वहां पर कुछ भी नहीं था। प्रतिज्ञा को लगा शायद सीमा ने सारा खाना फ्रिज में रख दिया होगा, इसलिए उसने जाकर फ्रिज का दरवाजा खोलना चाहा, पर उसमें लॉक लगा था। प्रतिज्ञा ने एक दो बार कोशिश की, लेकिन फ्रिज का दरवाजा नहीं खुला। सीमा जो रसोई में पानी लेने आई थी, प्रतिज्ञा ने उसे देखकर कहा, सीमा जी। सीमा ने कहा, जी मैडम। प्रतिज्ञा ने कहा, खाना कहाँ है? सीमा ने कहा, मैडम, बड़ी मैडम ने कहा था कि जो खाना बचा है वह बाकी नौकरों को सर्विस क्वार्टर में भेज देना, तो मैंने बाकी खाना सर्विस क्वार्टर में नौकरों को दिया और आपके लिए खाना वहां रखा हुआ है। प्रतिज्ञा ने देखा तो गैस चूल्हे के बगल में एक प्लेट में डिस्पोजल की थाली से कुछ ढका हुआ था। सीमा चुपचाप अपना सामान लेती है और चली जाती है। प्रतिज्ञा उसकी तरफ बढ़ती है और वह डिस्पोजल प्लेट हटाती है। प्रतिज्ञा हैरान हो जाती है, क्योंकि इसमें दो रोटियां, एक डिस्पोजल कटोरी में थोड़ी सी आलू की सब्जी और दूसरी तरफ दो प्याज और एक मिर्ची के टुकड़े रखे हुए थे। वह हैरानी से हो गई। तभी रेखा जी की आवाज आई, क्या हुआ? खाना पसंद नहीं आया क्या? प्रतिज्ञा हैरानी से उन्हें देख रही थी। रेखा जी इतराती हुई एक कुटिल मुस्कान के साथ प्रतिज्ञा को देखकर कहती है, तुम्हें तो आदत होगी ना ऐसा खाना खाने की, और अब इतने बड़े परिवार में आ गई हो तो स्वादिष्ट खाना खिलाकर हम तुम्हारी आदत नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। रेखा जी ऐसा कहते हुए कुटिल मुस्कान के साथ वहां से चली जाती हैं। प्रतिज्ञा कुछ नहीं कहती और चुपचाप से एक स्टील का ग्लास निकालती है और नल ऑन करके उसमें पानी भरती है। प्रतिज्ञा एक अखबार का टुकड़ा नीचे बिछाती है और उसके सामने वह थाली रखती है, जिसमें सब्जी और रोटी रखी हुई थी। प्रतिज्ञा पानी का गिलास उसके बगल में रखती है, खड़ी होती है और जाकर अपने हाथ धोती है। प्रतिज्ञा अखबार के टुकड़े पर बैठ जाती है और उस खाने को देखकर मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़ लेती है। प्रतिज्ञा उस खाने को देखकर भगवान का धन्यवाद करती है। धन्यवाद भगवान, आज आपने मुझे भूखे पेट नहीं सोने दिया। प्रतिज्ञा उस रोटी में से एक टुकड़ा तोड़ती है और सब्जी लगाकर वह पहला निवाला खाने ही वाली होती है कि उसकी थाली में कोई एक कटोरी पनीर की सब्जी रख देता है। प्रतिज्ञा हैरान होकर सामने देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि सामने अग्नि बैठा था। अग्नि अपने एक घुटने को मोड़कर दूसरे घुटने के स्पोर्ट से बैठा हुआ था और वह पनीर की सब्जी की कटोरी उसी ने प्रतिज्ञा की थाली में रखी थी। प्रतिज्ञा गहरी नजरों से अग्नि को देख रही थी। अग्नि प्रतिज्ञा को एक नजर देखता है और फिर खड़ा हो जाता है। अग्नि चलता हुआ फ्रिज के पास आता है और उसके साइड में लगे एक ड्रावर में से एक चाबी निकालकर फ्रिज खोलता है। अग्नि फ्रिज में से लड्डू का डब्बा बाहर निकालता है और चलता हुआ प्रतिज्ञा के पास आता है। वह झुककर बैठता है और प्रतिज्ञा की थाली में दो लड्डू रख देता है। अग्नि बिना प्रतिज्ञा को देखे कहता है, और दून। अग्नि के चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं थे, लेकिन अग्नि के हर एक बर्ताव से उसकी जान निकल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह अग्नि को क्या जवाब दे और क्या नहीं। जब अग्नि ने देखा प्रतिज्ञा कुछ नहीं बोल रही है, तो उसने प्रतिज्ञा को देखते हुए कहा, और दून। अचानक से प्रतिज्ञा होश में आती है और जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं। अग्नि लड्डू का कंटेनर बंद करता है और साइड के टेबल पर रखते हुए कहता है, फ्रिज खुला हुआ है, कुछ चाहिए होगा तो ले लेना। उसके बाद अग्नि खड़ा होता है और कहता है, खाना खाकर कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। प्रतिज्ञा हैरान नजरों से अग्नि को देख रही थी और अग्नि चुपचाप किचन से चला जाता है। प्रतिज्ञा से वे दो रोटियां बड़ी मुश्किल से खाई गईं। खाना खाकर वह धीरे कदमों से कमरे की तरफ बढ़ रही थी और हर एक कदम के साथ उसकी धड़कन 100 की स्पीड पार कर रही थी। अग्नि उससे बात करना चाहता है, यह बात सोच सोच कर ही उसकी जान निकल रही थी। प्रतिज्ञा कमरे के बाहर खड़ी होती है और धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। उसे कमरे में अग्नि कहीं नजर नहीं आता। वह इधर उधर देखती है, लेकिन अग्नि उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी बालकनी का दरवाजा खुलता है और अग्नि अंदर आता है। प्रतिज्ञा दरवाजे पर खड़ी थी। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली थी। अग्नि अंदर आता है और कहता है, बैठो, बैठकर बात करते हैं।
प्रतिज्ञा धीरे कदमों से सोफे के पास जाती है। अग्नि भी सोफे के पास जाता है और वह सोफे पर बैठ जाता है। प्रतिज्ञा सोफे से 2 कदम पीछे हटती है और वह जमीन पर बैठने ही वाली होती है कि अग्नि कहता है, नीचे क्यों बैठ रही हो, यहाँ ऊपर बैठो। प्रतिज्ञा ने मरी हुई आवाज में कहा, जी नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अग्नि ने सख्त लहजे में कहा, यह सोफा हमने बैठने के लिए रखा है। माना इंसान को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि सारे काम जमीन पर ही करो। जमीन पर सोना, जमीन पर बैठना, जमीन पर खाना। दरअसल अग्नि ने उस चादर को देख लिया था जो कल रात प्रतिज्ञा जमीन पर बिछाकर सोई थी। प्रतिज्ञा धीरे से सोफे की तरफ आती है और बैठ जाती है। अग्नि प्रतिज्ञा को देखता है और कहता है, मेरा एक राइवल है शुभ, म्यूजिक में अक्सर उसका और मेरा कंपटीशन चलता रहता है। उस रात उसी ने मुझे ड्रग दिया था और ड्रग्स के असर में मैं तुम्हारे साथ। अग्नि ने अपनी बात बीच में छोड़ दी थी, लेकिन प्रतिज्ञा उसकी बात समझ गई थी। अग्नि ने आगे कहा, एक रात में कैसे हम दोनों की जिंदगी बदल गई। ना चाहते हुए भी हम दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। देखो, मैं नहीं जानता तुम्हारे मन में इस समय क्या है, पर मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं जानबूझकर कैसे कुछ कर सकता था। अगले दिन मेरी शादी थी, उस लड़की से जिसे मैंने बचपन से प्यार किया है, पर फिर भी हालातों ने मुझे तुमसे शादी करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि यह शादी झूठी है, यह हमारा रिश्ता झूठा है। यह शादी और रिश्ता उतना ही सच्चा है जितना यह बात सच्ची है कि तुम मेरी पत्नी हो। प्रतिज्ञा, तुम मेरी पत्नी तो बन गई हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं यह रिश्ता कितनी ईमानदारी से निभा सकूंगा। प्रतिज्ञा ने अपनी नजरें नीचे की और पलकें झुकाए बस अग्नि की बातों को सुन रही थी। अग्नि ने आगे कहा, प्रतिज्ञा, दादी को तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बाबा और भाई भी तुम्हारे साथ अच्छे से ही पेश आ रहे हैं। अर्जुन की फिक्र मत करना, अक्षत भाई है ना, वह सब संभाल लेंगे। और जहां तक बात रही बड़ी माँ और मॉम की, तो प्लीज उन्हें थोड़ा सा वक्त दो। अचानक से तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। उन्होंने हमेशा से इस घर की बहू के रूप में निशा को ही देखा था और अचानक से तुम्हारा आना उनके लिए यह बात थोड़ी सी मुश्किल है। मैं बस इतना कहूंगा कि सबको थोड़ा वक्त दो और देखना एक दिन वे सब तुम्हें अपना लेंगे। और आप। प्रतिज्ञा के ये 2 शब्द अग्नि के लिए धरती हिला देने के समान थे। जाहिर सी बात है, प्रतिज्ञा उसकी पत्नी थी, यह बात अग्नि अच्छी तरह से जानता था, लेकिन उसके मन में, उसके वजूद में इस समय निशा ही बसी हुई है। उसने प्रतिज्ञा के साथ इस शादी को अपना लिया है, लेकिन वह प्रतिज्ञा को नहीं अपना पा रहा है। अग्नि धीरे से कहता है, पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एक अच्छा पति साबित हूँ, लेकिन प्लीज प्रतिज्ञा, मुझसे प्यार की उम्मीद मत करना, क्योंकि शायद अब यह प्यार नहीं होगा मुझसे। इसके अलावा तुम्हें कभी भी किसी चीज की कोई भी तकलीफ मैं नहीं होने दूंगा। दुनिया के सामने भले ही हमारा रिश्ता पति पत्नी का है, पर यह हम दोनों ही जानते हैं कि इस रिश्ते में हम दोनों की मंजूरी नहीं थी। इसीलिए यह रिश्ता सिर्फ समाज के सामने बना रहेगा, और इस कमरे के अंदर हम एक अच्छे दोस्त की तरह रह सकते हैं। प्रतिज्ञा धीरे से अपना चेहरा उठाती है और एक झूठी मूठी मुस्कान अपने चेहरे पर लेते हुए हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, बल्कि मैं तो एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे उन लोगों से बचाया, वरना वे लोग तो मुझे जान से मार देते। और शादी जिन हालातों में हुई है, आप चाहते तो मुझे शादी के बाद भी नहीं अपना सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप मुझे अपने घर लेकर आए और आपने सबके सामने मुझे अपनी पत्नी कहकर बुलाया। आपने सबके सामने मेरे आत्मसम्मान को बरकरार रखा, तो मैं भी आपकी प्रतिष्ठा को किसी के सामने कम नहीं होने दूंगी। अब तक आप सुन रहे थे लव और बिट्रेयल की स्टोरी अग्नि प्रतिज्ञा। आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए, और ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।